हेलो प्यारे बच्चों। तो ये था तुम्हारा 7 नंबर भैया। चलें नंबर 8 पर चलें। शाबाश। नंबर 8 को पढ़ लेते हैं अपनी किताब में। क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ लो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। आसान लेवल पर नहीं किया करते पढ़ाई। पढ़ाई कभी इजी लेवल पे नहीं किया करते। जितना आसान लेवल पे पढ़ाई करोगे ना, उतनी मुश्किल चीज़ें खड़ी हो जाएंगी ज़िंदगी में। ध्यान रखना, मुश्किलें उतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी जितनी आसान होगी पढ़ाई। पढ़ाई को जितना हार्ड लेवल पे पढ़ोगे, जीवन की समस्याएं उतनी ही ज़्यादा हल हो जाएंगी। अगर तुम भविष्य में होने वाली समस्याओं को कम से कम करना चाहते हो, व्यवस्था से जुड़ी हुई समस्याएं, रोज़गार से जुड़ी हुई समस्याएं, तो लाखों लाखों हज़ारों हज़ारों की भीड़ से निकलकर तुम्हें अकेले आगे बढ़ना होगा। और उसके लिए ज़रूरी है कि आसान वाली पढ़ाई नहीं पढ़ना, मुश्किल से मुश्किल चीज़ों को ढूंढना, उनकी खोज करना, तब जाके जीवन सरल हो पाएगा। जो शुरू शुरू में जीवन की सरलता को देखते हैं और सरल जीवन जीते हैं, वो बाद में बड़े दुखी होते हैं। यही नियम है दुनिया का। अभी मुश्किलों का सामना करो, बाद में आसानी होती है। और विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थी शक्तिशाली होता है, पावरफुल होता है। उसमें ताकत होती है, उसकी बुद्धि में शक्ति होती है, क्योंकि वह क्या कर रहा है, ज्ञान की यात्रा करता है। और ज्ञान शक्तिशाली बनाता है, शक्ति पावर बढ़ती चली जाती है। लेकिन जब काम होने लगता है, रोज़गार बनाने लगते हो, फिर उसमें फिर पावर यूज होती है और 100 तरह के विचार आने लगते हैं। तो विद्यार्थी जीवन में अगर मेहनत की है बढ़िया करके, तो भविष्य सुरक्षित है। भविष्य के बारे में चिंता करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। परिस्थितियाँ बदलने पर भी, मुश्किलें आने पर भी जीवन सुधर जाता है, संभल जाता है। लेकिन अगर विद्यार्थी जीवन में मज़े कर लिए, फिर कुछ नहीं होने वाला। फिर तो ज़िंदगी अपने तरीके से ही चलेगी। जब जहाँ जाए धक्के झटके सब खाने पड़ेंगे। चलिए तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। प्रश्न संख्या 8, जरा एक बार प्रश्न संख्या 8 को पढ़ लीजिए। प्रश्न संख्या 8 को पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, देखो ये मिल गया। मान लीजिए ए तथा बी दो समुच्चय हैं। सिद्ध कीजिए ए बी का ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए में कोई फलन है। इस प्रकार है एफ ए बी और बी ए एक एकेकी आच्छादी फलन है। एकेकी आच्छादी फलन है। ठीक। अब इसमें बिल्कुल सरल सी बात है। इन्होंने कहा प्रश्न नंबर 8 में कि साहब कुछ इस तरीके से बनाएंगे हम फलन ए क्रॉस बी, और यहाँ बनाएंगे बी क्रॉस ए। ये बी क्रॉस ए या ए क्रॉस बी है, इसे बोलते हैं कार्तीय गुणनफल। कार्तीय गुणनफल यानी सभी समुच्चयों को लिया जाता है। ए और बी में जो समुच्चय होते हैं सभी को ले लिया जाता है। अब यहाँ पर अगर ये मान लें कि ए में एक अवयव है जिसे हम ए कह रहे हैं, और बी में एक अवयव है जिसे हम बी कह रहे हैं, तो ए क्रॉस बी क्या होगा, यह हमें देखना है। ठीक है। नहीं, ए के साथ बी का ए बी बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। ए बी बस ये बन जाएगा। देखिए एक ही अवयव होगा इसमें। और अगर बी क्रॉस ए लूँ तो ये भी होगा बी ए बस, इस तरीके से। तो इन दोनों में अगर मैं कोई फलन बनाना चाहूँ, ठीक, इन दोनों में अगर मैं कोई फलन बनाना चाहूँ, इसमें और इसमें, ठीक, तो फलन मेरा किस प्रकार परिभाषित होगा। भाई एक तरफ मैं ये ले लूँ, एक तरफ ये ले लूँ, तो मैं यह क्या करता हूँ, इस फलन को बनाने की कोशिश करता हूँ। देखो ऐसे, इधर मैं लिख देता हूँ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में कौन है, ए और बी दो एलिमेंट हैं। ओके। और यहाँ लिख देता हूँ मैं बी क्रॉस ए। इसमें कौन है, इसमें भी दो एलिमेंट हैं, बी ए। ठीक। अब मैं देखूँ संबंध कैसा है, तो संबंध ऐसा होगा। और कुछ कैसा होगा संबंध, ये हो गया ऐसा, और कैसा होगा, और कुछ होगा ही नहीं।
इस एक का ए के साथ ए का तो नहीं होने का, ये तो क्लियर है, क्योंकि ए और बी में कार्तीय गुणनफल है, तो इस कार्तीय गुणनफल में ए कोमा ए तो नहीं हो सकता, और इसमें बी कोमा ए में भी बी कोमा बी नहीं हो सकता। तो इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे, तभी फलन बनेगा। ठीक, तो ए पे बी, बी पे ए। तो अब यहाँ लिख देंगे क्या, भाषा में क्या लिखेंगे, प्रत्येक ए क्रॉस बी अवयव के लिए केवल एक बी क्रॉस ए का अवयव है, अतः फलन एक ही है। ये हो गई पहली बात। ठीक, अब प्रत्येक बी क्रॉस ए के लिए ए क्रॉस बी में प्रतिबिंब है या अवयव है, अतः फलन आच्छादी है। दैट्स फिनिश। भाई प्रत्येक भी अवयव के लिए इसमें भी है और इसके एक पे एक है, तो दोनों एक एक की आच्छादी हैं। ए और बी का उदाहरण दिया है, और भी कुछ आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब बस आपको एक लिख के इसको दिखाना है। तो ये था तुम्हारा प्रश्न नंबर 8। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। तो इससे पहले जैसे हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के सवाल कर रहे हैं, इससे पहले मैंने फलन पर आपको एक नोट्स करवाया था, जो कि आपके कोर्स में पीडीएफ पे लगा है। बहुत ही इजी लेवल नोट्स है वो, उसमें सारी परिभाषाएं, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से दी हुई हैं। आप उसे ज़रूर पढ़ लें। सबसे आसान जो है सिस्टम है, हिंदी मीडियम में उपलब्ध है। वो नोट्स एक्चुअली बनाया हुआ नहीं है मेरा बनाया हुआ तो मैं बाद में दूंगा आपको। वो भी मतलब गवर्नमेंट द्वारा जो गवर्नमेंट जारी करती है सिलेबस, उसके अनुसार वो बना हुआ है। और जो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय है, जिसे हम ओपन स्कूल कहते हैं, उसके तरह का मतलब मान सकते हैं, उसके जैसा इजी लेवल का जो है वो एक पीडीएफ है, जिसमें जो कि ढूंढने से नहीं मिलता। आप ये मानिए कि नहीं मिलता वो ढूंढने से। बहुत ही सर्च करके मैंने बहुत हिसाब से देखा कि भाई गवर्नमेंट का भी हो, सरकार ने भी जारी किया हो और बेसिक भी हो इसमें इजी लेवल पे, तो उस तरह का जो है, जैसे हम देखते हैं स्टेट बोर्ड अगर कोई सिलेबस जारी करता है, अब तो सबने एनसीईआरटी लगा दी, तो पहले स्टेट बोर्ड उसको जारी किया करता था, ओपन स्कूल भी पहले उसको जारी किया करता था। तो उस तरह का एक ओरिजिनल जो है, अभी तो शायद उस तरीके से नहीं है, बदल गई चीज़ें। ये कुछ थोड़ा पहले का है, बेसिक है बेसिकली, कि जो आधारभूत जानकारियाँ होती हैं उस पर सारी परिभाषाएँ बहुत अच्छे से हैं, बहुत अच्छे लेवल के उसमें उदाहरण हैं। तो उसे पहले पढ़ें आप, उसके बाद एनसीईआरटी सॉल्व करें। यानी इस मैं जब फलन में पढ़ा रहा था तो मैंने बेसिक लिया था उसमें से पहले। आप देखें पीछे वीडियो में जाके देखेंगे तो वो सारी चीज़ें मैंने बाकायदा आपको करवाई हैं। पहले उसे पढ़ लें, उसके बाद एनसीईआरटी के सवाल कर लें। उसके बाद हम फिर जब देंगे अगला पीडीएफ या अगला असाइनमेंट या अगली प्रैक्टिस कराऊंगा या लाइव क्लास में आऊँगा, तो मैं ईजी लेवल पर बात नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत ईजी लेवल पढ़ा दिया मैंने। फिर मैं बढ़िया लेवल पे बात करूँगा। ओके, चलिए। तो ये हो गया। अब लेते हैं प्रश्न संख्या 9, क्वेश्चन नंबर 9। मान लीजिए n नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है। सबसे इन्होंने पहले कहा कि भाई n अगर कोई लोगे तो वह प्राकृत संख्या है। सबसे पहली चीज़ देखो ये लिखी हुई है, बड़े n का मतलब है प्राकृत संख्या। ठीक, और इसके लिए एक फलन इन्होंने परिभाषित किया, fn बराबर कुछ इस तरीके से
n+1/2 और इधर n/2। यहाँ पर लिखा n विषम है और यहाँ पर लिखा n सम है, n। ओके, ऐसे n और x में कंफ्यूजन हो जाता है ना, तो ये लो, ये है n। ओके, तो ये साहब कह रहे हैं दोहरा परिभाषित फलन बताइए, क्या फलन एके की आच्छादी है? अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। तो क्या फलन एके की आच्छादी है, यानी फलन की जांच होनी है। जांच होनी है फलन की, किस बात की जांच होनी है? एके की आच्छादी की जांच होनी है। आच्छादी है या नहीं, बस। तो फलन जो है वह प्राकृत संख्याओं के लिए परिभाषित है, सीधी सी बात यह है। और फलन में यहाँ परिभाषित करके बताया f.n और इधर भी प्राकृत संख्या। ठीक, तो यहाँ पर बात आती है कि फलन का मान अगर देखें इसके हिसाब से, तो यहाँ क्या कर देंगे, यहाँ कर देंगे हम इसको मान लेते हैं fn को क्या मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं y। ठीक, तो दो तरह की मैपिंग करेंगे। मैपिंग आप समझ रहे होंगे, आरेख बना देंगे, इधर लिख लेंगे वैल्यू n की और इधर लिख लेंगे वैल्यू y की, और देखते हैं क्या मामला नज़र आता है। दोनों ही प्राकृत संख्याएं हैं, तो कुछ प्राकृत संख्याएं लिख लेते हैं इधर भी, 1 2 3 4 5। इधर भी लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से लिख लेते हैं। ठीक, इधर भी लिख सकते हैं। अब इन्होंने कहा n+1/2। अगर मैं n का मान, यहाँ n विषम है, तो n विषम है तो मैं ये मान डालूंगा इसमें, ये पहले, और देखता हूँ मान कितना आता है उधर। ठीक, तो n+1/2 अगर मैं यहाँ 1 डाल दूंगा तो 1 + 1/2 यानी 1 वैल्यू आएगी, यानी ये आएगा मान। उसके बाद अगर मैं 3 डाल दूंगा, 3 और 1 4/2, तो 3 पे मान 2 आएगा, ये आ गया। अगर मैं इसमें 5 डाल दूंगा तो 5 और 1 6 3 आएगा, तो 5 पे 3 आएगा। इस तरीके से जा रहा है। ठीक, अगर मैं सम डालूंगा, सम, अब मैं सम की बात करता हूँ, ये वाले की बात करता हूँ, n का मान सम डालना है मुझे, तो सम में 2 डालूंगा तो 2/2, तो 1 आएगा मान, ये रहा। बात को समझ गए होंगे। अब मैं यहाँ सम मान डाल रहा हूँ, अब इसमें मैं 4 डालता हूँ तो 4 2 आएगा, तो 4 पे 2 आ रहा है, देखो। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे सभी मानों के लिए इधर मान हैं, सभी के लिए हैं, जितने चाहे डाल लो, सब के लिए हैं। ठीक, लेकिन एकेकी नहीं है, एक पे एक मान नहीं है। ठीक, और जब मैं इस तरीके से चल रहा हूँ, इधर से मान डालते हुए जा रहा हूँ, तो यहाँ कुछ संख्याएं देखिए बची हुई हैं। भाई 5 के बाद 5 तक मैं पहुँचा तो यहाँ संख्याएं बची हुई हैं। देखिए अगर मैं 5 तक कर लूँ, सपोज करिए, तो यहाँ देखिए 4 के लिए इधर कुछ नहीं है, 5 के लिए इधर कुछ नहीं है। इस तरीके से मैं क्या करूँगा, इधर संख्या जितनी भी बढ़ाऊँगा उससे ज़्यादा संख्या इधर उपलब्ध होंगी। प्राकृत संख्या मैं कहाँ तक ले सकता हूँ, मैं अनंत तक ले सकता हूँ। जितनी भी संख्याएं मैं लूँगा अनंत पे, इधर लूँगा, जितनी भी लूँगा उससे कम संख्याएं इधर होंगी हमेशा, क्योंकि इधर से जो संबंध उधर पहुँचता है वो 2 पे 1 पहुँचता है। तो इसका मतलब हो गया कि इधर बहुत सारी ऐसी संख्याएं होंगी जिनके x में मान नहीं होंगे, यानी y में ऐसी बहुत सारी संख्याएं नीचे बचेंगी जिनके x में मान नहीं होंगे, लेकिन सभी x के y में मान होंगे, और 2x का y में 1 मान होगा। ठीक, तो हम लिख देते हैं 2x क्या, बल्कि n है ना, तो हम लिख देंगे 2 n के 2 मानों के लिए y का
एक मान होगा। अतः फलन एकैकी नहीं है। एक बात तो यह हो गई, y में ऐसे कई अवयव होंगे जिनका n में, x में नहीं n में, है ना, क्योंकि यहाँ पे अपन n लिख रहे हैं, x नहीं, बार बार x याद आता है। n में प्रतिबिंब नहीं होगा। बिल्कुल सस्ती सी बढ़िया बात एकदम समझ में आ गई। क्लियर कर लें जरा, प्रतिबिंब नहीं होगा, ठीक, क्योंकि आधा है। अब देखिए यहाँ पे आधा हो गया है, बाई टू, तो बाई टू होने का मतलब क्या हो गया? बाई टू होने का मतलब कि जितने भी मैं यहाँ नंबर लूँगा उससे आधे नंबर इधर होंगे, तो इधर नंबर ज़्यादा होंगे, उनके मान इधर होंगे भी नहीं, तो आच्छादी नहीं हुआ। और एक n मतलब 2n पे एक y होगा, तो एकैकी भी नहीं हुआ, तो फलन एकैकी आच्छादी नहीं है। ओके, तो ये आ गया हमारा ये सवाल। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आगे बढ़ते हैं। अब चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। मान लीजिए कि ए आर में से 3 हटा दिया, यानी कह रहा भाई ए में ए कोई समुच्चय है जो रियल नंबर का समुच्चय है लेकिन 3 नहीं है इसमें। तो आप समझ रहे होंगे कि ए में वास्तविक संख्याएं हैं, प्लस माइनस सब है, लेकिन इसमें 3 नहीं है, बस 3 को छोड़ के सब है। में एक फलन है और बी जो है वह माइनस, यानी उसमें 1 नहीं है। बी भी एक फलन है, एक समुच्चय है, सॉरी बी एक समुच्चय है, ये भी वास्तविक संख्याओं का है, इसमें 1 नहीं है, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। नहीं, एक समुच्चय ऐसा है इसमें 3 नहीं है, बाकी सब वास्तविक संख्याएं हैं। एक समुच्चय ऐसा है जिसमें 1 नहीं है, बाकी सब कुछ है, ठीक। द्वारा परिभाषित फलन, अब फलन परिभाषित किया गया। फलन है f(x) x माइनस 2 x माइनस 3। अब देखो 3 क्यों नहीं है समझ में आ रहा है। अगर मैं x का मान 3 रख दूंगा तो ये अनंत हो जाएगा, इसका मतलब भी 3 नहीं रखना, बाकी मैं कुछ भी रखूं, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, y इक्वल टू f(x) लिख लेता हूँ एक बार, y इक्वल टू f(x) लिख लेता हूँ एक बार। अब अगर मैं ऐसा करूँ तो ये हो जाएगा y, यहाँ लेता हूँ माना, तो ये हो गया x माइनस 2, ये हो गया x माइनस 3। अब उल्टा करके देखता हूँ, क्योंकि मुझे x और y दोनों लेने हैं, तो मैं फलन अगर परिभाषित करूँगा तो एक तरफ x लूँगा और एक तरफ y लूँगा, बिल्कुल सिंपली ऐसे, ठीक। तो x में तो क्लियर हो गया कि भाई इसमें 3 नहीं है, बाकी सब है, यानी इसमें -2 भी है, -1 भी है, 0 भी है, 1 है और 2 भी है, 3 नहीं है, 4 है, जो चाहे रखो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। रियल नंबर है, सब है इसमें। इधर ये कह रहा है कि साहब इसमें 1 नहीं है, यानी इसमें 2 है, 3 है, -2 है, -1 है, 0 है, बहुत सारी संख्याएं हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक। बस इसमें 1 नहीं, देखो इसमें मैंने 1 नहीं लिखा, इसमें मैंने 3 नहीं लिखा, ठीक। अब देखते हैं इसमें 3 नहीं है, ये बात तो समझ में आती है, क्योंकि मैं अगर 3 यहाँ लिख दूंगा तो अनंत हो जाएगा। इसमें 1 क्यों नहीं है ये मैं देखता हूँ, तो क्या करके देखता हूँ, प्रतिलोम करके देखता हूँ, उल्टा करके देखता हूँ, कहीं है तो नहीं y गड़बड़ हो रहा हो।
अब देखो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ ब्रैकेट खोलते हैं ये वाला, एक्स वाई माइनस 3y इक्वल्स टू एक्स माइनस 2, ऐसे सिंपल। अब मुझे क्या करना है, मुझे x का मान y के पदों में चाहिए, ठीक। तो मैं इस x को उधर करता हूँ, तो एक्स वाई माइनस एक्स 3y माइनस 2, तो देखो यहाँ पे x y माइनस 1 हल कर रहे हैं, 3y माइनस 2, देखो बात समझ में आ गई कि x जो है होगा 3y माइनस 2 बटे y माइनस 1। तो यानी सिंपल सी बात है कि y में 1 नहीं होना चाहिए, y माइनस 1 अगर 0 हो गया तो अनंत हो जाएगा, अगर y का मान 1 रख दूंगा यहाँ पे 1 रख दूंगा तो अनंत हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे 1 नहीं होना चाहिए, ठीक। यानी ये जो x लिखे हुए हैं इनमें 3 नहीं होना चाहिए, यानी यहाँ पे क्या x नॉट इक्वल टू 3 और यहाँ y नॉट इक्वल टू 1, बाकी कोई टेंशन नहीं है, बाकी सब ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर इसको ऐसे नहीं लिखा करते, ये पहचान करने का तरीका बता, ऐसे नहीं लिखा करते इसको, ये छोड़ दो इसको ऐसे, ये समझने की बात है, बस समझ में आ गई। x में 3 नहीं है, y में 1 नहीं है, ठीक। तो ये अगर ये इस चीज़ की ज़रूरत तब पड़ेगी जब मैं इधर की वैल्यू इधर देखूँगा, यानी y पे x देखूँगा, और इसकी ज़रूरत जब पड़ेगी जब मैं x से y देखूँगा, ठीक। तो फलन बता रहा है कि प्रत्येक x पे y का मान है और प्रत्येक y पे x का मान है, प्रत्येक x के लिए y का मान भी है और प्रत्येक y के लिए x का मान भी है, और केवल एक ही मान है, तो हम क्या लिखेंगे, प्रत्येक x के लिए बस यहाँ लिख देंगे x नॉट इक्वल टू 3, ठीक, प्रत्येक x के लिए, लेकिन x का कितना 3 नहीं होना चाहिए, y का केवल एक और एक ही मान है, इसके लिए फिर बाद में प्रत्येक y के लिए क्या करेंगे, y बस 1 नहीं होना चाहिए, ऐसे y बराबर 1 को छोड़कर x का 1 और केवल एक ही मान है, ओके। यानी अगर दोनों तरफ वास्तविक संख्याएं लिख दी जाएं तो मान सबके होंगे, सबके मान होंगे, इसका इधर होगा उसका उधर होगा, यहाँ x बराबर 3 पर नहीं होगा, बस इधर y बराबर 1 पर नहीं होगा, ठीक। तो सवाल क्या पूछा था, सवाल ये पूछा था, विचार कीजिए अपने उत्तर का औचित्य दिए, एकेकी आच्छादक है या नहीं, यानी एक y पे एक x है, ये बात तो क्लियर है, ठीक, और सभी y का x में मान है, ये बात भी क्लियर है, सभी y का x में मान है, y 1 नहीं लेना, बस सभी x का y पे मान है, x 3 नहीं लेना, बस। इसका मतलब फलन एकेकी आच्छादी है, ये देखिए लिख दिया मैंने दोनों बातें। तो फलन कैसा है, फलन एकेकी आच्छादी है, ठीक, ओके, डन हो गया। एक x पे एक y है, एक y पे एक x है, ठीक। y में ऐसे एलिमेंट नहीं हैं जिन पर कोई x ना हो, क्योंकि यहाँ देखिए समीकरण बता रही है, यहाँ y में 1 ना रखूँ, बाकी कुछ भी रख दूँ मैं y, उस पर x का मान जरूर होगा, ठीक, और वह वास्तविक भी होगा, क्योंकि वर्गमूल जैसी कोई चीज़ नहीं है, प्लस माइनस जैसी कोई चीज़ नहीं है, इसका मतलब एकेकी आच्छादी है, ओके। चलिए अब हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11, अब क्वेश्चन नंबर 11 पे चल रहे हैं।
मान लीजिए कोई वास्तविक संख्याओं में फलन है। क्या फलन है ये? एफ बहुविकल्पीय सवाल है आर, और ये है एफ एक्स इक्वल टू एक्स 4, एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4, ये चीज़ है। द्वारा परिभाषित फलन कैसा है? एकेकी है, आच्छादक है, बहु एक आच्छादक है, एकेकी है किंतु आच्छादक नहीं है, ना एकेकी है ना आच्छादक है। ठीक, अब यहाँ देखिए, सिंपली देख लीजिए, y बराबर एफ एक्स मान लो, आसान रहता है मामला। वास्तविक संख्याओं में रहना है तुम्हें, तो वास्तविक संख्याओं में इधर ले लेते हैं x, इधर ले लेते हैं y। ठीक, अब आप देख रहे हैं कि किसी भी x पर प्लस माइनस कुछ भी, y बहुत सारे x पे एक y हो सकता है। अब देखिए, मान लीजिए मैं मान लूँ -1 +1, मैंने -1 देखा, x को +1 देखा, तो y का मान एक ही आएगा। ये देखिए सिंपल। अगर मैं 0 ले लूँ x को, तो y का मान 0 आएगा, ऐसे। ठीक, उसके बाद अगर मैं +-2 ले लूँ, +2 -2, तो कितना आएगा मान? 16। ठीक, देखिए दोनों पे 16 ही आएगा। ठीक, लेकिन y वास्तविक संख्या है, y में मैं माइनस का कोई नंबर ले सकता हूँ। मान लीजिए -16 ले लूँ मैं, सपोज मैंने y में -16 ले लिया, यहाँ डाल दिया मैंने -16 यहाँ पे, तो x का मान नहीं होगा। ठीक, x का मान इधर परिभाषित नहीं होगा। ठीक, तो आच्छादी तो नहीं है। आच्छादी तो तब होता जब किसी भी y के लिए x का कोई मान होता, तो आच्छादी तो नहीं है, तो आच्छादी नहीं है, पक्की बात है। माइनस के y पे x आता नहीं है, ये भी सही है। अच्छा, एक x पे एक y नहीं है, 2x पे एक y है, इसका मतलब एकेकी भी नहीं है। अब बात को समझ रहे होगे। ठीक, अब ऑप्शन क्या कह रहा है? न तो एकेकी है और न आच्छादक है, यानी ऑप्शन जो है वो है डी पार्ट। तो उत्तर क्या हो गया? उत्तर हो गया डी सही है। ये लो, ठीक, डन हो गया। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं क्या मामला है। मान लीजिए एफ एक्स 3x है। ये तो सिंपल सरल रेखा है यार, ये तो सीधी बात है। एफ एक्स जो है वो है 3x है, यानी इसको लिख देंगे भाई y बराबर 3x, सीधा है ये तो। और यहाँ बना लेंगे x और यहाँ बना लेंगे y। मैपिंग करके देखते हैं, आरेख बना के देख लेते हैं क्या क्या हो रहा है। वास्तविक संख्याओं में फलन है, यानी फलन जो है वो परिभाषित है संबंध के हिसाब से वास्तविक संख्याओं में। तो सिंपल है यार, एक x पे एक ही y होगा, ये तो साफ बता रहा है बिल्कुल। वास्तविक संख्याएं हैं दोनों तरफ, एक x पे एक y है। अब मान लीजिए x ले लूँ 1 2 3, तो y कितना होगा 1 पे? ये 3 होगा, ये 6 होगा, ये 9 होगा। ठीक, अगर यहाँ कोई भी y डाल दूँ अपनी तरफ से, प्लस माइनस कुछ भी, तो उस पर कोई ना कोई x जरूर होगा, और वह वास्तविक संख्या भी होगा। हर y के लिए एक x है, हर x के लिए एक y है, एक y के लिए एक ही x है, एक x के लिए एक ही y है, तो एकेकी आच्छादी है। कैसा फलन है? एकेकी आच्छादी है। ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हल नहीं बताना, ऑप्शन बताना खाली। तो कैसा करेंगे? एकेकी आच्छादक है, तो इसका ऑप्शन क्या है? ए। तो उत्तर क्या हो गया? उत्तर हो गया ए, सही। डन, ओके। तो ये थी हमारी फलन किस प्रकार के होते हैं, कौन एकेकी है, कौन आच्छादी है। और फिर इम्पोर्टेंट बता दूं कि जो मैंने पहले बताया था फलन का बेसिक, जिसमें मैंने एक छोटा सा पीडीएफ दे रखा है आपको, सरल भाषा वाला, उस पीडीएफ को ज़रूर पढ़ लेना, उस वीडियो को ज़रूर देख लेना।
उनको पहले शुरू से पढ़ना पूरा कोर्स अपना, उसको ज़रूर करना, क्योंकि वो इजी लेवल मैंने ढूंढ के लगा रखा है। मैं फिर कह रहा हूँ बहुत मुश्किल से मिलते हैं ऐसे PDF, बहुत इजी लेवल है। उसको पढ़ के उसके सारे उदाहरण ठीक से सॉल्व कर लें पहले, उसके बाद हार्ड लेवल पे आए। NCERT थोड़ा हार्ड रहती है, उस पर आएँ। उसके बाद फिर कंपटीशन लेवल ये वो सब NCERT एग्जाम्पलर ये सब अपना आराम से करेंगे। बेसिक पहले ठीक कर लें। चलिए इसके बाद आते हैं फलनों का संयोजन तथा व्युत्क्रमणीय फलन। ठीक, यानी इन्वर्टेबल फंक्शन, इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन, फंक्शन को बदलना, प्रतिलोम फलन परिभाषित करते हैं। ठीक, अब उस पर आते हैं। ठीक है।